5 गुना बड़ा है। हम उससे बहैसियत मुल्क भी छोटे हैं, हम उससे बहैसियत अफवाज भी छोटे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे टेक्टिकल वर्टिकल्स क्या हैं इंडिया के मुकाबले में, तो आप क्या कहेंगे? मैं 71 वार का वार वेटरन हूँ और मैंने जंग का एक्सपीरियंस देखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने, ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। इरशाद साहब, ये फरमाइएगा कि सूरत हाल तो नहीं बदली, चाहे वो 6 सितंबर 1965 हो या 6 सितंबर 2020 हो, जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसकी सूरत हाल तो मजीद डिटीरियोरेट हुई है, ख़राब हुई है, तो मामला तो वहीं पर है और यही बुनियादी वजह तनाज़ा भी है। ये है कि बात कंटेंशन वाली नहीं, एक तो ये है कि हम अलामतों की पैदावार हैं, अलामतों के शदाई हैं। यानी देखा जाए तो आपने कहा कि 6 सितंबर और 7 सितंबर की याद ताज़ा करते हैं, तो याद तो तब ताज़ा करें कि हमने कोई चीज़ भुलाई हो। अच्छी बात तो ये है, मैं खास तौर पर मेरी जनरेशन उस वक्त अपनी आंखों से सब देख रही थी। 6 सितंबर का मुझे वो अच्छी तरह याद है, सुबह फजर की नमाज के वक्त हमें तोपों की गरज की आवाज़ आ रही थी जब इंडिया ने इधर लाहौर की तरफ हमला किया था, और उसके बाद फिर 6 सितंबर को जिस किस्म का हमारी तरफ से फिर डिफेंसिव ऑपरेशन किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये भी कभी सोचा है कि हम ये जंगें क्यों लड़ी, ये हम नहीं कभी सोचते। ये कहना बड़ा आसान है कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है, सवाल ये है कि हम ये जंगें लड़ते क्यों जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह काश कौम को भी इदराक हो जाए, वो ये है कि हम पहले रोज से ही एक उस दुश्मन का सामना था हमें जिसने हमारे वजूद को तस्लीम कभी नहीं किया। तो वो जो थ्रेट थी हमारी आज़ादी, आलमियत और सलामती की, ना वो एग्जैजरेटेड उस वक्त थी जब इंडिया ने हमारी मर्जी के खिलाफ, सारे कानूनों के खिलाफ कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ पर फौजी कब्जा किया, और ना वो आज एग्जैजरेटेड है जबकि वो हमारे इलाकों पर बैठा है। कश्मीर अभी तक उसकी पोजीशन में है, सियाचिन पे उसने पाकिस्तान बनने के बाद कब्जा कर लिया है। तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं कि हमने अपने वजूद को बचाया तो है, लेकिन हम बतौर कौम के आज तक मुत्तहिद नहीं हो सके हैं। ये कौम आज जो कौमियत का जज्बा है, ये आपको सिर्फ 14 अगस्त और 23 मार्च को नजर आएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं, ना सड़कों पर, ना ऐवानों में, ना दफ्तरों में, ना यूनिवर्सिटियों में, ना अदालतों में, किसी जगह भी आपको वो पाकिस्तानियत जिसकी खातिर कायदे आज़म ने हमें ये पाकिस्तान बनाकर दिया था, जिसकी खातिर मेरी जो जनरेशन है उन करोड़ों मुसलमानों में शामिल है जिन्होंने बकौल जलसा के हमने अपना घर बार छोड़कर हम उधर से इधर आए थे, और हम तो उस पाकिस्तान की तलाश में आए थे जिसका तसव्वुर हमें हमारे कायद ने दिया था, या जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने सोचा था ख्वाब की सूरत में। आज भी मैं उसी पाकिस्तान की तलाश में हूँ, मगर मुझे पाकिस्तान नजर कोई नहीं आ रहा है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान का दिन, 7 सितंबर पाकिस्तान की फिजाइया का दिन है। एक तो ये अल्लाह का करम है कि हम सुरखरू हुए उस वक़्त 1965 में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं ना, हमारी फ़ौज भी जो कॉन्टीजेंट था, एयरफोर्स का भी था, वो बड़ा एक मॉडेस्ट हमारे पास अरेंजमेंट था। तो इस सूरत में फिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर, चूँकि कश्मीर से कमिटेड थे हम, वो लॉन्च किया गया। फिर ये छम जोड़ियाँ और अखनूर की तरफ अब अफवाज बढ़ रही थी, आलमोस्ट थ्रेटन हो गया था अखनूर। तो इंडिया ने रात के अंधेरे में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया 6 सितंबर को, और ये हमारी असेसमेंट गलत थी कि वो क्रॉस नहीं करेंगे,
لیکن یہ ایک گارنٹی ان کو پتہ نہیں کیسے تھی کہ جی اگر جب ہم یہ کر رہے ہیں اور کشمیر ایک قسم کا بالکل اس کا کٹ جائے تو انڈیا کچھ نہیں کرے گا انٹرنیشنل بارڈر پہ. تو انہوں نے ڈبل پنسر لگائی جو کہ سیالکوٹ سے بھی آگے آنا اور لاہور سے BRB کو کراس کر کے آنا اور جو GT روڈ ہے اس کو کراس کرنا. یہ ہو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک 5 گنا بڑا دشمن ہے اور ظاہر ہے اتنی ہی بڑی اس کی ایئر فورس ہے, وہ آپ ان کا دفاعی بجٹ بھی بے تحاشا ہے, وہ انڈکشنز بھی بہت زیادہ ایکوپمنٹ کی کر رہے ہیں, تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پاکستان ایئر فورس کا اعتماد جو ہے وہ کن ورٹیکلز کی بنیاد پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 2 دفعہ بات کی کہ ورٹیکلز کیا ہیں. لیٹ می نیم دوز ورٹیکلز. میں چیف انسٹرکٹر رہا ہوں نیشنل ڈیفنس کورس میں, سو آئی ہیو ٹوائڈ اراؤنڈ. شمشاد صاحب بالخصوص انہوں نے تو اسٹیٹ کرافٹ کو ایکسرسائز کیا ہے ہمارے بہاف پہ ایز اے ڈپلومیٹ اینڈ دین اسپیشلی ایز اے فارن سیکرٹری. لیٹ می اسٹیٹ دوز ورٹیکلز جس کے بل بوتے پہ آپ اپنی قوم کو چلا سکتے ہیں, دشمنوں سے نبٹ سکتے ہیں, ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. نمبر 1, ہمیں ایک پاکستانی شناخت دینی ہوگی. آج آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی ہیو 2 brilliant elders sitting with me. ندیم صاحب, یو آر دا ماڈریٹر. یہ ملک پاکستانیوں کا نمبر 1 نہیں ہے, یہ آئین میں لکھ دیا آپ نے. نمبر 2, ہمارا کوئی مشترکہ مقصد that should tie us together is not there. نمبر 3, that directly concerns شمشاد صاحب. ہمارے یہ کیوں کیا؟ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں. اللہ کے بندو, اور میں آپ جیسے ماڈریٹرز اور اینکرز کو پوچھتا ہوں, جب منسٹر آتے ہیں, جنرل قیوم پہ جب آتے تھے آپ کے پاس ایز اے منسٹر, تو آپ نے شمشاد صاحب نے سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں 4 پاکستان کے اہم ترین قومی مفاد لکھ کر دیں, 1 2 3 4 ABCD, جس کے لیے پاکستان کی افواج ایز اے لاسٹ ریزورٹ امپلائی ہوں گی. مجھے کوئی ڈپلومیٹ جواب نہیں دے سکتا, کوئی ایئر مارشل نہیں جواب دے سکتا.